टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी एंड मेथोडोलॉजी। ये जो पार्ट है हमारा कौन जो भी कोई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, जैसे कि DSSS हो, EMRS हो, CTET हो, NET हो, अदर स्टेट लेवल एग्जाम लाइक UPTET, OTET, OSSTET और REET, ये सारे एग्जाम के लिए हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो डिसाइड व्हाट विल बी आवर रैंक इन द पोजीशन, कितने मेरिट लिस्ट पर हमारा आ जाएगी। सो गाइज, हमारा जो आज के जो वीडियो इट्स रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, जो कि सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इट्स मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में बी आस्क्ड बाय all these teaching related positions and exam. So guys, all those previous EMRS and DSSS का वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक दे दूंगी। प्लीज टू वॉच ऑल दिस वीडियो and do comment and share this video. Please to subscribe my channel. Let us start this video very soon. हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। हमारा जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है शिक्षण की, इनमें से कौन की एक प्रोडक्ट, लर्निंग का एक प्रोडक्ट है। मतलब ये समझो कि लर्निंग का प्रोडक्ट क्या है, हम सीखने के बाद जो चीज आती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है एजुकेशन, बी में है टीचिंग, सी में है स्किल्स, डी में है मेमोरी। आपको यहाँ पर देखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कौन सी इनमें से है जो कि लर्निंग का एक प्रोडक्ट है। हम सीखने के बाद वो चीज हमारे अंदर आते हैं, सीखने के पूर्व नहीं। तो यहाँ पर जो बाद में होते हैं लर्निंग के बाद, वो होता है एक प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो वो क्या है, टीचिंग है, सॉरी एजुकेशन है, या टीचिंग, या स्किल्स, या मेमोरी। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि स्किल्स, दक्षता या क्षमता जो हमारा, वो हमारा लर्निंग के बाद आते हैं। जैसे कि कोई अगर पेंटिंग सीख रही है, तो जो स्किल्स है उनका पेंटिंग का, it will develop after the learning process. So the product of the painting learning is their skills, how they do a very well, a very perfect painting. So इस रियली पेंटिंग का जो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग जो है वो स्किल्स है। मेमोरी क्यों नहीं, क्योंकि मेमोरी डिपेंड, जो पहले से हमारे अंदर में है वो लर्निंग के बाद नहीं आते। ठीक है, एजुकेशन क्यों नहीं, एजुकेशन इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इट इज एज वेल एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लर्निंग, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग इटसेल्फ। सो यहाँ पर कौन सी है जो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, वो है हमारे स्किल्स, क्षमता या दक्षता, वो है ऑप्शन नंबर सी। Then question number 2. Which of the following explains the mental growth more suitably? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4 ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है रिलेटेड टू क्या, मेंटल हेल्थ ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ जो मनुष्य की मानसिक या मनस्तात्विक जो ग्रोथ होते हैं, उनको कौन सी ऑप्शन सही तरीके से समझा रही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक ग्रोथ पैटर्न रॉन्स पैरेलल टू द फिजिकल ग्रोथ। जो हमारा मेंटल ग्रोथ हो रही है एक बच्चे के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो फिजिकल ग्रोथ के सहित ही हो रही है। जैसे कि जितना फिजिकल ग्रोथ हो रही है, जितना हमारा एज बढ़ रही है, उतना ही हमारे मेंटल ग्रोथ हो रही है, या आईक्यू लेवल हमारे डेवलप हो रही है। ये सच है या गलत है, जो कि हमारा मेंटल ग्रोथ के बारे में हमको बता रही है, ये आपको सोचना है। मैं तो एंड में आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज वो ऑप्शंस में है। इट इज एन एराटिक पैटर्न, जो कि नियमित प्रक्रिया है ये। इट इज नॉट एन एराटिक पैटर्न, ये नियमित भाव में नहीं होता है। जैसे कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, ये खुद ही चलती है। जैसे इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, फ्रॉम जेनेटिक टू जेनेटिक, ये डिफर्स करती है। ये नहीं है कि सभी समय पर सभी क्षेत्रों में ये एक नियमित तरीके से चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये लोगों से लोगों तक वैरी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपका मेंटल ग्रोथ जितने हो रही है आपका दोस्त का उतने होगी, वो सही नहीं है। कि आपकी जो मेंटल ग्रोथ हो रही है, जो कि 2 बच्चे एक पेरेंट्स की है, वो दोनों का मेंटल ग्रोथ सेम नहीं होगी कभी भी। तो यहाँ पर आपकी जो मेंटल ग्रोथ की ज्यादा अच्छी से जो हमको समझा रही है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है हमारी, वो कौन से ऑप्शन है,
जो कि एक ग्रोथ पैटर्न रन्स पैरेलल टू फिजिकल पैटर्न इज नॉट ट्रू, क्योंकि आईक्यू लेवल बहुत सारे बच्चे की एज के अनुसार कम बहुत होती है, तो इट डिपेंड्स, इट वेरी ऑल्सो। सो मेंटल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं, इट डिपेंड्स, इट वेरी अकॉर्डिंगली। इट इज एन एराटिक पैटर्न, ये कोई नियमित या अनियमित नहीं, डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में आप है, कौन सी एनवायरमेंट में आप है, वो डिपेंड करती है सारी चीज। देन इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मेंटल ग्रोथ हमारा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Then question number 3, while comparing hearing and listening, दो वर्ड है वो सेम ही है सुनने के लिए जो हम व्यवहार करते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग, दो वर्ड सेम अर्थ है, लेकिन उनका जो डीप मीनिंग है वो थोड़ा बहुत अलग है। वी कैन से दैट यहाँ पर जो कंपैरिजन है एक जो कि हियरिंग में है, लिसनिंग का है, समान वर्ड है, जैसे कि दो वर्ड है समान मीनिंग समझाते हैं वो चीज, लेकिन उसका जो ऑब्जर्वेशन पार्ट है, जो डीपनेस मीनिंग है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बतानी है कि हियरिंग एंड लिसनिंग के भीतर जो पार्थक्य है, जो भेद है, वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपकी है, हियरिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, लिसनिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि हियरिंग जो है वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, हम जो सुन रहे हैं वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, जो वर्ड हियरिंग मीन्स। लेकिन लिसनिंग भी सुनने का है, वो जो लिसनिंग है वो क्या है, इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि हियरिंग, कोई साउंड मैंने सुना, वो हियरिंग है, लेकिन लिसनिंग, आई आई लिसन म्यूजिक, वो क्या है, वो एक लिसनिंग है, क्यों वो चीज है आपको डिफाइन करनी है। लिसनिंग इज ए साइकोलॉजी, जो कि एक मानसतात्विक या हमारे मानसिक प्रक्रिया है। जो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, हियरिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लिसनिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए का पूरा वाइस वर्सा है ये। तो हियरिंग यहाँ पर बताया गया कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लिसनिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बोथ है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हम हियरिंग का है या लिसनिंग का है, दोनों साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर ऊपर जो 3 ऑप्शन है, दिस ऑल आर नॉट करेक्ट। तो आपके मत से, आपकी जानकारी से, अंडरस्टैंडिंग से हियरिंग एंड लिसनिंग का क्या ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट है, जैसे कि आप अगर सोचो कि हम जो वर्ड हियरिंग है उसको कहाँ पर यूज करते हैं, हम जो वर्ड लिसनिंग है वो कहाँ पर यूज होते हैं, तो यू कैन बेटर डिफाइन द टू वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड हियरिंग एंड लिसनिंग। क्यों हियरिंग है, जब भी कोई चीज हम सुन रहे हैं विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, जस्ट इट इज sounds around us, so we hear that, we hear the sound, okay, this is no meaning, we are not going to understand the meaning, हम समझने के लिए कोशिश नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं। वो चीज है हियरिंग, जो कि विदाउट कोई मीनिंग हमको सुनाई दे रही है या विदाउट एनी इंटेंशन। लेकिन जब हम क्लासरूम में बैठे रहे थे, तो इट इज लिसनिंग टू द लेक्चर, लिसनिंग टू द वेबिनार, दिस इज कॉल्ड विथ सम काइंड ऑफ इंटेंशन इन आवर माइंड, जो कि हमारा मन में कोई इंटेंशन है, हम समझने के लिए कोशिश करें, बहुत फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली वो चीज को सुनाई दे रहे हैं, समझ नहीं, इवेलुएट कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, वो चीज है लिसनिंग, जो कि विथ सम कोनोटेशंस ऑफ मीनिंग जो है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, 3-4 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कि व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए में है, द ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड बाय लिसनिंग। जो ह्यूमन, हमारे भीतर जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होती है, वो चीज लिसनिंग के सहित या हमको जो सुनाई दे रहे, जो हम सुन रहे हैं, उसमें अफेक्टेड होती है या प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स ओनली स्पीकिंग। जब हम जोगाजोग की बात कर रही है या कम्युनिकेशन की बात कह रही है, वो चीज किसको समझाती है, सिर्फ स्पीकिंग जो एक कह रही है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, वो चीज को कम्युनिकेशन कहते हैं।
या आप सुन रहे हो, वो चीज को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सिर्फ कहने को ही, सिर्फ बोलने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, लिसनिंग कंस्टिट्यूट्स जस्ट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आवर ओवरऑल कम्युनिकेशन। जो लिसनिंग है, हम जो चीज सुन रहे हैं, वो चीज क्या है, एक हमारा जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, वो एक स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा जगह वहां पर है लिसनिंग का। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी ऑप्शन जो कि स्टेटमेंट है जो कि सही है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द ह्यूमन रिलेशनशिप आर अफेक्टेड बाय लिसनिंग। हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो लिसनिंग या हम जो सुन रही है, हम जो हमको जो सुनाई दे रही है, वो चीज से प्रभावित होते हैं। वो सही आंसर है। जो कि ऑप्शन नंबर बी सी क्यों गलत है, जैसे कि कम्युनिकेशन मीन्स नॉट ओनली स्पीकिंग, वी आर ऑल्सो हियरिंग फ्रॉम देम। जिसको हम बोल रहे हैं उसको भी हम सुन रहे हैं। तो ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं कोई एक बोल रही है वो चीज को और दूसरे उनको सुन रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Then question number 5. When a person listens and attempts to understand the other person viewpoint, it can be termed as अगर कोई एक प्रोसेस है, जैसे कि एक पर्सन लिसन एंड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन व्यू पॉइंट, जो एक आपके सामने है वो कुछ बोल रही है। ठीक है, तो आपको बोल रही, आप क्या करिए उस वक्त, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स व्यू पॉइंट। वो किस लिए बोले, कौन से कंटेक्स्ट में वो चीज कह रहे, वो आप अगर समझने के लिए कोशिश करोगे, देन उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैसिव लिसनिंग। जैसे कि आप उनको बात उनका पॉइंट व्यू पॉइंट के समझने के लिए कोशिश करे, इसको इसलिए इसको पैसिव लिसनिंग कहते हैं। इसका एम्पैथेटिक लिसनिंग, जैसे कि दो वर्ड है, सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक, मैं बाद में आंसर करने के बाद उसका डिफरेंस बताऊंगी आपको। देन क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपका यहाँ पर जो लिसनिंग अटेम्प्ट है, जिसका उनका व्यू पॉइंट को समझने के लिए आप कोशिश करें, वो क्या है, वो है हमारे एम्पैथेटिक लिसनिंग। क्यों एम्पैथेटिक है, एम्पैथेटिक का मीनिंग भी क्या है, जो एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, दीज आर डिफरेंट वर्ड। सिंपैथेटिक जैसे यू आर ओइंग टू हेल्प समबडी एल्स, आप खुद वो चीज समझ रहे हो, उनको आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो, वो चीज आपके लिए है सिंपैथेटिक, कोई मदद करना। लेकिन एम्पैथेटिक क्या है, आप खुद वो लोगों जो आपके सामने है, वो कुछ कह रही है, उनका स्थान पर खुद को रखो, यू पुट योर सेल्फ इन देयर पोजिशन एंड थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम, वो है एम्पैथेटिक। तो यहाँ पर जो वर्ड है अदर्स, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू पॉइंट, वो है एक एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6. Which gender tends to listen in order to solve problems, is less attentive to nonverbal cues and interrupts to switch topics? यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप जो चीज है, जैसे कि कोई जेंडर, जो कि मेन जेंडर इज ए सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपके दो चीजें, जैसे कि सेक्स एंड जेंडर। सेक्स क्या है, सेक्स आपको एक फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मेल एंड फीमेल बोलते हैं हम। लेकिन जो जब हम जेंडर की बात करें, वो एक सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, जिसको हमारे सोसाइटी कल्चर डिफाइन किया है कि किसका रोल कैसा रहेगी, वो कौन सी एटीट्यूड किसको सूट करती है, कैसे हम बर्ताव करें, कैसे हम बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो चीज जेंडर रोल के अनुसार स्टेरियोटाइपिंग्स होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जैसे कि मेन, ट्रांसजेंडर, बोथ मेन एंड ट्रांसजेंडर एंड वोमेन। इनमें से कौन वो जेंडर है जिसका रोल है कि वो सिर्फ लिसन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो कि सिर्फ समस्या को समाधान करने के लिए सुन रही है, इज लेस अटेंटिव टू नॉन वर्बल क्यूज। जैसे कि कोई वर्बल एंड नॉन वर्बल, वो सिर्फ फोकस कर रही है वर्बल को, नॉन वर्बल को वो इतना ध्यान नहीं दे रहे। एंड इंटरप्ट्स टू स्विच टॉपिक, एंड ज्यादा फोकस करे कि ये टॉपिक के सही चले, टॉपिक के कोई बाहर का बात ना करे। वो कौन है जिसका जो एटीट्यूड है इनका, वो है हमारा मेन, जिनका एटीट्यूड है। जैसे कि हम ओमेन के बात करें कि ट्रांसजेंडर की बात करें, दे आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव, वेरी दे आर प्लेइंग ए वेरी गुड रोल, लाइक नॉन वर्बल कोई क्यूज हो
या टॉपिक के बाहर बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन हो रही है, जैसे कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, उनके साथ एक स्टोरी बोल दिया, though they are not getting irritated, they are not getting bored about these things, but men always try to listen the word which under order to solve the problem, वो फोकस रहेंगे वो चीज के ऊपर। वो है मेन, ये हम नहीं बता रहे कि ये गलत है या ये सही है, ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है जो कि सोशियो कल्चरली डिफाइंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकल थिंकिंग हमारा जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सब ओरिएंटेड थिंकिंग हो, और बहुत सारे टाइप का थिंकिंग है। इसमें आपके 4 स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर कहे वो क्या चीज को समझाती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है आपकी, फोकस है सोली ऑन द डिटेल्स इंस्टेड ऑफ द मेन पॉइंट। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कहे तो हम ये समझते हैं कि हम डिटेल में फोकस करें, जैसे कि मेन पॉइंट सिर्फ एक न्यूज़पेपर अगर देखें, मेन पॉइंट क्या है, अगर एक हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका जो हेडलाइन से जो हेडिंग है सिर्फ देखें, या उनको जो हेडलाइंस के भीतर भी जो है डिटेल में पढ़े, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इग्नोर्स द कंटेक्स्ट इन व्हिच कम्युनिकेशन इज अक्वरिंग। वो कंटेक्स्ट को हम इग्नोर करेंगे कि जिस कंटेक्स्ट में हम बातचीत शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इज इम्पोर्टेंट व्हेन मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड। अगर हम कोई चीज के ऊपर, कोई मैसेज के ऊपर जजमेंट दे रहे हैं, खुद की राय दे रहे हैं, देन इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू बीइंग प्रेजेंटेड, वहां खुद हमारे प्रेजेंस का जरूरत है, उपस्थित का। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इज ओनली एसोसिएटेड विथ लिसनिंग। वो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ लिसनिंग के सहित एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है आपके लिए, आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इज इम्पोर्टेंट व्हेन मेकिंग जजमेंट। जो हम कोई भी चीज के ऊपर, कोई भी घटना के ऊपर, इवेंट हो, कोई भी चीज के ऊपर अगर हम कोई जजमेंट दे रहे हैं, हमारे राय, हमारे मत दे रहे हैं, इट शुड बी वेरी ग्रेट, इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये गुरुत्वपूर्ण है कि हम वहां पर थे तो हम राय दे रहे, किसको सुनकर वो चीज हम कह रहे तो वो गलत चीज है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ए है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, asking questions to clarify information, paraphrasing messages and identifying confusing areas are basically। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई करने के लिए, पैराफ्रेजिंग मैसेज, मैसेज को हम समझने के लिए, एंड आइडेंटिफाइंग कंफ्यूजन एरिया, जो हमारे कंफ्यूजन जो रह गई वो एरिया को हम आइडेंटिफाई करना है। और बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, बैरियर्स टू लिसनिंग, हम जो सुन रहे उनका बैरियर से लिसनिंग है। लिसनिंग टू स्पेंड टाइम, हम समय बीतने के लिए ये सुन रहे हैं। टेक्निक्स फॉर चेकिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, ये एक टेक्निक है जो हमारा जो मैसेज दे रही है हमको, वो चीज हम कितने समझ रही है, वो कितने समझदारी है वो उस चीज के ऊपर, वो चेक करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक चीज है, जैसे कि हम अगर पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सी एरिया में हमारा ज्यादा कंफ्यूजन रह गया है, या इस चीज को, मैसेज को पैराफ्रेजिंग करे, वो चीज है कि हम वो टेक्निक्स यूज करें कि कितने वो मैसेज को हम समझ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, सजेशन फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड। जैसे कि हमारा क्लासरूम हो रही है, हम कोई कह रही है, आप सुन रही हो, वो लेक्चर लिसनिंग को, लेक्चर लिसनिंग का ऊपर जो सजेशन है वो क्या है, क्या इंक्लूड करते हैं वो चीज। ऑप्शन 4 है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है, फोकसिंग ऑन द डिलीवरी पार्ट। अगर हम लेक्चर लिसनिंग के बात करें, सिर्फ वो जो कह रही है, वो जो हमको दे रही है, वो चीज के ऊपर हम फोकस करें, ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी में है, पुअर अटेंशन इन ऑर्डर टू थिंक क्रिएटिवली, लिसनिंग फॉर डिटेल्स एंड इग्नोरिंग लेक्चर क्यूज। पुअर अटेंशन किसके ऊपर, इन ऑर्डर टू थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमारा पुअर अटेंशन हो रही है। लिसनिंग फॉर डिटेल्स, हम सुन रहे कि डिटेल्स वो चीज जाने, इग्नोरिंग लेक्चर क्यूज को हम इग्नोर करें। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, नॉट टू नोट मेकिंग, फोकस शुड नॉट बी नोट मेकिंग। हम लेक्चर मेथड में फोकस ये ना करें कि सिर्फ नोट करें, जो कह रहे हैं वो चीज हम सिर्फ लिखे जाए वो चीज को। ऑप्शन नंबर डी में क्या है,
फाइंडिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, जो कह रहे हैं, जो कि आपको एक लेक्चर दे रहे हैं, कोई अगर वेबिनार हो रहे हैं जिस चीज के ऊपर आपकी इंटरेस्ट है, जैसे कि आपके ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर वेबिनार हुए हैं, वो जिस चीज के ऊपर आप डेवलप इंटरेस्ट है वो चीज सुने। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर हो रहे है वो चीज को आप अवॉइड करें, ध्यान में ना दे। लिसनिंग फॉर मेन आइडिया, जो आपको मेन आइडिया दे रहे हैं वो चीज को आप ध्यान में दे, वो चीज सुने। तो यहाँ पर जो लेक्चर मेथड के लिए जो सजेशन है, वो ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी सुटेबल सजेशन फॉर लेक्चर लिसनिंग। वो है ऑप्शन नंबर डी कि फाइंडिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, the ability to locate, evaluate, and effectively use information is an important trait known as, जो हमारा ability है कि हम लोकेट कर सके, इवेलुएट कर सके, इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं उसको, जो इंफॉर्मेशन को, इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को या इस गुण को? तो इस गुण को हम कहते हैं, ऑप्शन 4 है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन नंबर सी में है एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर डी में है सिलेक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पर आपको बतानी है, जो चीज हम, जो मैसेज हम सुन रहे, जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, उसको हम लोकेट कर सकते, इवेलुएट कर सकते, उसको हम इवेलुएटिवली यूज भी कर सकते, वो क्या चीज है? वो है हमारे सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, वो हमारा सिलेक्टिव अटेंशन, या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई हम अगर इंफॉर्मेशन को यूज करें, इवेलुएट करें, वो है सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, at primary level it is better to teach in mother language because, हमारे जो ट्री लैंग्वेज या थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, जैसे कि मदर लैंग्वेज, हमारा नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज कोई भी स्टेट का या कोई भी रीजन का उनका ओन लैंग्वेज, जैसे कि उड़ीसा का ओडिया लैंग्वेज है, हमारा दिल्ली का हमारा हिंदी है, जैसे कि हमारा केरला का लैंग्वेज है, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का लैंग्वेज है मराठी, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज है बंगाली, जैसे कि हमारा तमिलनाडु का लैंग्वेज है तमिल, आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज है तेलुगु। उसके स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो है उनका मदर लैंग्वेज, जो कि खुद का लैंग्वेज है, खुद का भाषा है वो। उसके बाद हमारा जो लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, आज हम वो नेशनल लैंग्वेज की तरह लेते हैं वो चीज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को लेते हैं। ट्राई लैंग्वेज के फॉर्मूला के बगैर अगर हम प्राइमरी लेवल में मदर लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करें, मदर लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करें, वो क्यों चीज के लिए बेटर होगी, क्यों? ऑप्शन यहाँ पर 4 है, इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, ये अगर ये हमारे मदर लैंग्वेज है इसीलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये इंक्रीज कर पा रही है। ऑप्शन नंबर बी में है इट मेक्स लर्निंग इजी, अगर हम मदर लैंग्वेज में पढ़ाए वो ये हमारे लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया को बहुत सहज या सरल बना देंगे। ऑप्शन नंबर सी में है इट इज हेल्पफुल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमोस्फेयर, एक नेचुरल या प्राकृतिक परिवेश में पढ़ने के लिए एक सुजोग या सुजोग प्रस्तुत करे वो चीज। तो यहाँ हमारा प्राइमरी लेवल टीचिंग को अगर हम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमोस्फेयर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज बाय, हमारा बहुत सारे अप्रोचेस है, स्ट्रैटेजी है, मेथोडोलॉजी है, जिसका हेल्प से हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उसको इनकरेज कर सकते हैं। वो यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अप्रोच है स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए में है आपकी गिविंग देम प्राइजेस, अगर हम स्टूडेंट को प्राइज देंगे, कैश प्राइज हो, मोमेंटम हो, या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट प्राइजेस हो, तो वो प्राइजेस को देकर हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर गाइडेंस, अगर किस चीज का गाइडेंस जरूरत है, जैसे कि कैसे पढ़े
एग्जाम में कैसे अच्छा करे, किसी चीज को समझे, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करे, कैसे कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन आ जाए, वो सारी चीज के ऊपर अगर प्रॉपर गाइडेंस दे तो स्टूडेंट मोटिवेट रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, गिविंग एग्जाम्पल्स ऑल द टाइम, सारे समय हम उसको सिर्फ एग्जाम्पल दे देकर समझाएं। ऑप्शन नंबर डी, डिलीवरिंग स्पीच एवरीवेयर, सारे जगह में आप सिर्फ स्पीच दें, जैसे कि उनको बताएं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ कैसे हम स्टूडेंट को कौन सी अप्रोच को लेकर हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रॉपर गाइडेंस के सहित हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। ये अप्रोच सबसे अच्छा अप्रोच है इन चारों में से। ये चारों अप्रोच है हो सकती है कहीं कभार यूज कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हम ये अप्रोच यूज नहीं कर सकते। तो वो जो ऑप्शन बेस्ट अप्रोच है स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए, वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। देन क्वेश्चन नंबर 13, the best way a teacher can try to inculcate good values among student is what, जो कि हमारे जो टीचिंग लर्निंग का प्रक्रिया होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए, जैसे कि हम गुड वैल्यूज मोरल्स वो स्टूडेंट के भीतर इनकलकेट करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है आपके पास, जो कि बताया गया है कि चार वे है, चार पाथ है, जो कि स्टूडेंट के लिए हम एक टीचर कैन ट्राई दैट वे टू इनकलकेट गुड वैल्यूज, इन पाथ के लेकर एक टीचर कैन इनकलकेट गुड वैल्यूज एमंग स्टूडेंट। वो कौन सी बात है? स्टोरी टेलिंग। अगर हम बहुत सारे महात्मा लोगों की बात कहें या कोई इवेंट का बात करें, उसके हिसाब से हम स्टूडेंट के भीतर वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? बाय डेवलपिंग डिसिप्लिन, उनके हम श्रृंखला बनाए रखें वो स्टूडेंट के भीतर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? आइडियल बिहेवियर ऑफ टीचर देमसेल्फ, अगर टीचर खुद एक आइडियल बिहेवियर करे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर हमको कह रही है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन वो खुद स्मोक करे, हाउ द स्टूडेंट विल डेवलप दैट वैल्यूज, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? टू टेक देयर पेरेंट्स इनटू कॉन्फिडेंस, उनका पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस बनाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अगर हम खुद गलत बिहेवियर कर रहे हैं, खुद गलत रास्ते में है, स्टूडेंट को सिर्फ सलाह दे रहे हैं वो चीज करे ना करे, वो क्यों समझेंगे वो चीज, वो क्यों करेंगे? तो वो वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए, अगर रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, वो टीचर खुद आपकी एल्डर्स या कॉलेज को रेस्पेक्ट नहीं करे, तो आपको बता रहे, आप देख रहे वो चीज नहीं करे, वो आप कैसे कर पाओगे वो चीज? तो सबसे जो बेस्ट वे है वो टीचर की, वो खुद को रेक्टिफाई करे, खुद को ऐसे बनाए कि ऐसे प्रेजेंट करे कि उनको देखकर स्टूडेंट मोटिवेट हो, वो चीज वैल्यूज को इनकलकेट करे। वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में सक्सेस पाने के लिए लाइफ में सबसे मोटिवेटेड चीज क्या है जो स्टूडेंट को, हम स्टूडेंट के लिए? सिलेक्टेड स्टडी, इंटरनल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, एक्सटर्नल लर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा एक्सटेंसिव स्टडी के सहित। एक्सटेंसिव स्टडी, स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जो है हमारा एक्सटेंसिव स्टडी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, the problem of absenteeism can be tackled in a better way through which, जो हमारा absenteeism हो, जैसे कि स्टूडेंट तो एनरोल कर दिया लेकिन क्लास में अटेंड नहीं कर रहे, स्कूल को नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम को हम कैसे सट आउट करें? ऑप्शन नंबर ए में है रिडक्शन ऑफ द करिकुलम, जो कि करिकुलम हमारा ज्यादा है इसीलिए स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे, हम वो करिकुलम को, वो सिलेबस को रिडक्शन करें, कम कर दिया जाए वो उस चीज को। सिंपैथी ऑफ टीचर्स, टीचर हर टाइम स्टूडेंट को हेल्प करे, सिंपैथेटिकली वो उसको बिहेव करे। अट्रैक्टिव प्राइजेस, हम स्टूडेंट को अट्रैक्टिव प्राइज दे जो कि वो स्कूल को आए, अटेंड करे क्लास, स्कूल में प्रेजेंट रहे। ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, हम क्यों वो चीज हो रही है वो चीज को जाने, डायग्नोस करे, स्टूडेंट को मोटिवेट करे क्लासरूम के सहित, करिकुलम के ऊपर, अदर एक्टिविटीज के पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो यहाँ पर एब्सेंटेजिज्म जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए कौन सी बेटर वे जो टीचर वो चीज ध्यान में रखे, वो है ऑप्शन नंबर डी मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट।
Okay, option number D is the correct answer. Then question number 16. The best remedy of a student's problems is related with learning is what? जो हमारा लर्निंग के अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, बेस्ट रिमेडी क्या है उसके लिए, हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं? ऑप्शन 4 है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है सजेशन फॉर हार्डवर्क, हम उसको हार्डवर्क करने के लिए सजेस्ट करें। सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में उसको स्टडी को स्टूडेंट को सुपरवाइज करे। सजेशन फॉर ट्यूशन, कोई प्राइवेट ट्यूशन ले क्योंकि आपके स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज करे। या डायग्नोस्टिक टीचिंग, या हमारे डायग्नोस्टिक टीचिंग के ऊपर ध्यान है। डायग्नोस्टिक टीचिंग है क्या? क्या डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है वो है आपकी प्रॉब्लम क्या है उनको पहले जाने, उसके बाद उसका सजेशन दे या उसका हाल निकाले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जो है कि डायग्नोस्टिक टीचिंग इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ ए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन व्हिच डोमेन? जो इमोशनल एडजस्टमेंट स्टूडेंट का है, कौन से क्षेत्र में हमको बहुत प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्षेत्र में, क्लासरूम टीचिंग में, डिसिप्लिन में, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट का इमोशनल एडजस्टमेंट है, जिसका अभाविक आवेगात्मक जो वो चीज को एडजस्ट करिए वो चीज के लिए, वो है हमारे ऑल द अबव, सारे डिसिप्लिन में हमारा जरूरत है। जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद क्षेत्र की बात करो आप, क्लासरूम टीचिंग के बात करे हो, या डिसिप्लिन डेवलपमेंट या इन जनरेशन के बात करे हो, तो वो सारी जगह में सारे क्षेत्र में हमारे इमोशनल एडजस्टमेंट बहुत प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18. Who among the following is described as फादर ऑफ साइको एनालिसिस? जो हमारा प्रोपोनेंट है, थियोरिस्ट है साइकोलॉजिस्ट का, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट के, चिल्ड्रन साइकोलॉजी के, यहाँ पर जो साइको एनालिसिस का जो प्रोपोनेंट है, थियोरिस्ट है, इन चारों में से वो कौन है जो कि डिस्क्राइब किया है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस? उसको हम जानते हैं एरिक एच एरिक्सन, जीन प्यागेट, जेरोमी एस वर्नर, सिगमंड फ्रॉयड। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? वो है सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड इज द नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। देन क्वेश्चन नंबर 19. द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज व्हाट? जो हमारा साइकोएनालिसिस के फादर है सिगमंड फ्रॉयड, जैसे कि कॉग्निटिव थ्योरी का मेन प्रोपोनेंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है एन एल गागे, ऑप्शन नंबर बी में है शिव कुमार मित्रा, ऑप्शन नंबर डी सी में है बी एफ स्कीनर, ऑप्शन नंबर डी में है मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर जो कॉग्निटिव थ्योरी का मेन प्रोपोनेंट है वो है हमारे एन एल गागे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। देन क्वेश्चन नंबर 20. प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न आज? जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लैंग्वेज के जाने वो कहाँ पर जाने? स्कूल में, लैंग्वेज लैबोरेटरी में, लैंग्वेज टीचिंग में, या लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में? वो कहाँ पर वो होती है वो चीज? वो होते हैं हमारे लैंग्वेज लैबोरेटरी में, जो कि है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्न एट लैंग्वेज लैबोरेटरी। ओके, तो गाइज आज के लिए इतने ही 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यू सीरीज में मैं लाऊंगी और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो कि हमारा बाकी क्वेश्चन से। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, प्लीज टू शेयर दिस videos, like and subscribe my channel. Thank you so much for having with me since a very long time. Thank you so much for your support. Wish you all the best for your exam. Will coming with the next video in at I think it night तक 9:30 तक वो next video आ जाएंगी regarding the lab question of teaching aptitude and methodology. Thank you. Wish you all the best for your exam. Stay safe, stay happy.